नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस एंड जॉइनिंग लेटर चैनल पर। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, एग्जाम हॉल में बैठकर जब कोई क्वेश्चन गलत होता है ना, तो दुख इस बात का नहीं होता कि हमें वो आता नहीं था। दुख इस बात का होता है कि हमने उसे अपने नोट्स में लिखा था पर रिवाइज नहीं किया। रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है और वो एक नंबर का दुख आपको ना झेलना पड़े, इसलिए आज से शुरू कर रहे हैं हम सबसे महत्वपूर्ण सीरीज जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 1 रिवीजन फ्रॉम नोट्स। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और मिक्स्ड क्वेश्चन सबका निचोड़ आज इस क्लास में मिलेगा। एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, क्योंकि क्या पता वही एक क्वेश्चन आपकी मेरिट लिस्ट तय कर दे। तो चलिए सीधे चलते हैं आज के पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर। तो आज का पहला है कि भीमबेटका की खोज कब हुई थी। भीमबेटका की खोज जो है वो 1957-58 में हुई थी और इसकी खोज जो है वो वी.एस. वाकणकर ने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वी.एस. वाकणकर। भीमबेटका में जो है वो 750 प्लस गुफाएं हैं, मतलब 750 से ज्यादा गुफाएं हैं। और भीमबेटका पूछेगा कि कहाँ पर है, तो भीमबेटका जो है वो मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में कहाँ? रायसेन जिले में। रायसेन जिले की खोज जो है वो रायसेन जिले में ही मृगेंद्रनाथ गुफा भी पाई जाती है। एक और अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भीमबेटका को यूनेस्को में कब शामिल किया गया, तो भीमबेटका को यूनेस्को में 2003 में शामिल किया गया था। यह मध्य पाषाण काल का है और इसमें सबसे प्राचीन चित्रकारी जो है वो 30,000 वर्ष पुरानी पाई जाती है। तो इसमें इम्पोर्टेंट याद रखेंगे कि भीमबेटका की खोज कब हुई, किसने की, कहाँ है, एमपी के रायसेन जिले में, और यूनेस्को में कब शामिल हुआ है, 2003 में। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में सबसे प्राचीनतम जीवित गुफाएं कहाँ हैं, कहाँ पाई जाती हैं भारत में सबसे प्राचीनतम जीवित गुफाएं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बराबर की गुफाएं। और बराबर की गुफाएं जो कहाँ स्थित हैं, वो बिहार में अवस्थित हैं। सबसे प्राचीनतम जीवित गुफाएं बराबर की गुफाएं जो कि बिहार में अवस्थित हैं। नेक्स्ट है ताम्रपाषाणीय स्थल, जिसको चैल्कोलिथिक साइट बोलते हैं इंग्लिश में। तो कायथा एक ताम्रपाषाणीय स्थल है और ये कहाँ स्थित है, तो ये एमपी के उज्जैन में स्थित है। कायथा क्या है, वो एक ताम्रपाषाणीय स्थल है। कायथा किस नदी के किनारे है, तो कायथा जो है वो काली सिंध नदी के किनारे पाया जाता है। और पूछ सकता है क्वेश्चन, ये ज्योग्राफी का भी बन जाएगा कि काली सिंध किस नदी की सहायक नदी है, तो काली सिंध चंबल की सहायक नदी है। कायथा की खोज कब हुई थी, तो 1964 में वी.एस. वाकणकर के द्वारा इसकी खोज हुई थी। भीमबेटका की खोज भी वी.एस. वाकणकर ने की थी और कायथा की भी। नेक्स्ट है बुरजोम, जो है वो कहाँ पाया जाता है, जो कि नवपाषाण कालीन स्थल है, यह कश्मीर में है। उतनूर कहाँ पाया है, कहाँ का स्थल है, किस राज्य में स्थित है, तो उतनूर जो है वो तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं, नवपाषाण स्थल कूपागल, ये कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये कर्नाटक के बेल्लारी जिले में अवस्थित है नवपाषाण स्थल कूपागल। और ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, चट्टानों की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। नवपाषाण स्थल कूपागल जो है वो चट्टानों की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। अगला है हम्पी, किस नदी के किनारे है। हम्पी आपको पता होगा विजयनगर से रिलेटेड है और काफी इम्पोर्टेंट स्थल है। तो हम्पी जो है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे पर है और हम्पी में ही विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल मंदिर भी स्थित है। नेक्स्ट है भारतीय मंदिर वास्तुकला का पालना किसे कहा जाता है। भारतीय मंदिर वास्तुकला का पालना जो है वो एहोल को कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट हैं और आगे अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जाने की काफी संभावना है, तो आप इसको याद करते चलेंगे। आप चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है तराइन का प्रथम युद्ध। ये तो सबको पता होगा कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, पर आजकल क्वेश्चन थोड़े से डीप होते जा रहे हैं। आजकल डेट पूछे जा रही हैं, जगह पूछे जा रहे हैं, थोड़ा सा आप इसको डीपली याद करेंगे। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो 14 जनवरी 1191 को हुआ था। और तराइन का मैदान कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में, हरियाणा राज्य में।
इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन है कि तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, जिसमें मोहम्मद गौरी हार गए थे। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और मोहम्मद गौरी हार गए थे। एक और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद गौरी किस जनजाति से बिलोंग करते थे? तो ये घुरीद की तुर्की जनजाति से। नेक्स्ट है तराइन का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा वो भी उन दोनों के बीच ही हुआ, इसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत गए और तराइन के द्वितीय युद्ध को भारत में मुस्लिम शासन की नींव माना जाता है और इसे दिल्ली सल्तनत की नींव भी कह सकते हैं। तब से ही मुस्लिम शासन जो है वो स्टार्ट हुआ था भारत में, तो इसलिए भारत में मुस्लिम शासन या दिल्ली सल्तनत की नींव कहा जाता है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट वॉर है कसा हरादा की लड़ाई। आपने सुना नहीं होगा पर आजकल क्वेश्चन थोड़े अलग पैटर्न पे आ रहे हैं। तो कसा हरादा की लड़ाई जो है वो 1178 में हुआ था और ये रानी नायकी देवी जो कि चालुक्य सोलंकी वंश से बिलोंग करती थी और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था और इसमें भी मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। तो कसा हरादा की लड़ाई 1178 रानी नायकी देवी और मोहम्मद गौरी के बीच, मोहम्मद गौरी जिसमें हार गए थे और ये युद्ध कहाँ हुआ था? माउंट आबू पर। नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध। ये तो सबको याद होगा 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। एवरग्रीन क्वेश्चन है किसके बीच हुआ था? बाबर एवं दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच में और इसमें इब्राहिम लोदी जो है वो हार गए थे। पर इसमें आपको डेट भी याद करना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस डेट को हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब इसमें ये शासन काल का समय है। जैसे मोहम्मद गजनवी कब इनका शासन रहा? तो 998 से 1030 ईस्वी में, चंगेज खान का 1162 से 1227 में, मोहम्मद गौरी का 1173 से 1206 के बीच और तैमूर का 1370 से 1405 ईस्वी के बीच में। तो ये कभी कभी आ जाता है कि इसे कालानुक्रम में लगाएं कि किसका शासन पहले था किसका बाद में, तो इसके लिए डेट्स को याद रखने पड़ते हैं। थोड़ा अंदाजन तरीके से याद रखेंगे तो ज्यादा फैक्ट याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और याद भी रह जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किताब उल हिंद। ये एक पुस्तक है, ये किसने लिखी थी? किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर हो जाएगा ये अल बरूनी के द्वारा लिखी गई है। इसकी भाषा जो थी वो अरबी थी, अरबी भाषा में लिखी गई है किताब उल हिंद। इसको तहकीक हिंद भी कहा जाता है, इसका अन्य नाम है। इसमें किस चीज से रिलेटेड चीजें हैं? तो इसमें हिंदू धर्म के बारे में लिखा गया है, जाति व्यवस्था, समाज, खगोल विज्ञान आदि के बारे में बताया गया है और इसमें 80 अध्याय हैं। अब है कि अल बरूनी कहाँ से आए थे? तो अल बरूनी जो है वो उज्बेकिस्तान से भारत आए थे और महमूद गजनवी के शासनकाल में ये भारत आया अल बरूनी। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। बंगाल में दोहरी सरकार की ब्रिटिश नीति, यहाँ पे नीति हो जाएगा। बंगाल में दोहरी सरकार की ब्रिटिश नीति 1765 के तहत जो राजस्व का नियंत्रण है वो किसके पास था? तो वो कंपनी के पास था और नागरिक प्रशासन का नियंत्रण जो था वो नवाब के पास था। बंगाल में जो है वो 1765 से 1772 ईस्वी तक द्वैत शासन चला और ये क्यों हुआ था? तो 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी और इसी में ये डिसाइड किया गया था। तो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाएगा, स्टार मार्क कर लेंगे कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 12 अगस्त 1765 में। इसमें ये डिसाइड किया गया था कि दो हिस्सों में बांट दिया गया शासन को। जो नागरिक प्रशासन है जनता से रिलेटेड वो बंगाल के नवाब संभालेंगे और जो राजस्व वसूलने का अधिकार है वो ब्रिटिश या जो अंग्रेज लोग थे वो संभालेंगे, ये डिसाइड किया गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
फ्रांसीसी यूरोपीय शक्ति की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा गवर्नर जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स ने। 1742 से 1754 इनका शासनकाल रहा था। फ्रांसीसियों ने अपनी पहली कंपनी 1668 ईस्वी में सूरत में खोली और दूसरी कंपनी 1669 में मसूलीपट्टनम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। एपी शॉर्टकट आंध्र प्रदेश के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप डिटेल में लिखिए क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है कभी आंध्र प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश, तो ये आंध्र प्रदेश के लिए है। नेक्स्ट है, ग्रहों का निर्माण सूर्य की युवावस्था के चारों ओर मौजूद पदार्थों के बादल से हुआ। ये किस परिकल्पना के आधार पर कहा गया? तो निहारिका परिकल्पना। इसी में सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित चीजें हैं, निहारिका परिकल्पना। नेक्स्ट है, बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा बिग बैंग थ्योरी जो है वो प्रतिपादित करने वाले थे जॉर्ज लेमेंटियर, और इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी में है और सौर मंडल की उत्पत्ति का सिद्धांत निहारिका परिकल्पना में है। नेक्स्ट है, शाम में दिखने वाला प्रसिद्ध तारामंडल जिसे शिकारी भी नाम से भी जाना जाता है वो किसे बोलते हैं? तो ओरियन तारामंडल को बोलते हैं। ये आपको देख भी सकते हो रात को, ओरियन तारामंडल को। नेक्स्ट चलते हैं, IAU यानी इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के अनुसार इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के अनुसार कुल तारामंडल जो है वो 88 है। उसमें सबसे लार्जेस्ट तारामंडल जो है वो हाइड्रा है और स्मॉलेस्ट जो है वो क्रक्स है। याद रखेंगे, स्मॉलेस्ट तारामंडल क्रक्स, लार्जेस्ट तारामंडल हाइड्रा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच के धूल के बादल को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा नेबुला। इसको ब्रह्मांडीय नर्सरी भी कहा जाता है। हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच के धूल के जो बादल होते हैं उसे नेबुला कहा जाता है। नेक्स्ट, आकाशगंगा किसे कहते हैं? आकाशगंगा जो है वो तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। ये जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, एक स्पाइरल होता है, एक इलिप्टिकल होता है और एक इरेगुलर होता है। स्पाइरल जो है वो 80% भाग है, 17% इलिप्टिकल है और 3% में इरेगुलर है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ये रिवीजन सीरीज टाइप का है, इसको बस क्वेश्चन को सरसरी निगाहों से देखते जाएंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है, भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट ये कहाँ पर है? तो ऐसे तो हम बोल देते हैं अंडमान निकोबार में, पर ये किस द्वीप के पास है? तो ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। और सबसे उत्तरी छोर जो है वो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, जिसे इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है, उत्तरी इंदिरा कॉल। दक्षिणी है जो वो इंदिरा पॉइंट है। और ऐसे जैसे कि PUK है, LOC है, तो विवादित क्षेत्र हो जाते हैं वो पर। अगर अविवादित क्षेत्र में सबसे उत्तरी देखा जाए तो वो NJN, ये J लिखा हुआ है, हैंड राइटिंग में थोड़ी दिक्कत होगी तो आप उसको बोलने से सुनेंगे तो फिर वो समझ आ जाएगा क्या है, NJ9842। नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ जाएगा, प्रत्याशित समग्र मांग का फॉर्मूला क्या है? तो C पे बार, I पे बार, स्मॉल c y। C जो है वो कॉस्ट के लिए है, I इन्वेस्टमेंट के लिए है, ये स्मॉल c जो है वो सीमांत उपभोग के लिए है और Y जो है वो कुल आय के लिए है। पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो A.V. ठक्कर ने, और इनको ठक्कर बापा के नाम से भी जानते हैं। पहली बार इन्होंने आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। जो हमारा कलर स्पेक्ट्रम होता है इसको आपने याद किया होगा, विबग्योर, जिसमें V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड 7 कलर्स होते हैं। तो इसमें जो बैगनी कलर है वायलेट, इसका तरंग दैर्घ्य जो है वो कम होता है और आवृत्ति अधिक होती है, और जो रेड कलर होता है इसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है और आवृत्ति कम होता है। तो इससे हम क्या एनालाइज करेंगे कि जब ऐसे जब बढ़ते हैं, इसे लेफ्ट टू राइट जब इसमें बढ़ रहे हैं तो वेवलेंथ जो है, तरंग दैर्घ्य जो वो इंक्रीज हो रहा है और फ्रीक्वेंसी जो है वो, आवृत्ति जो है वो कम हो रही है। इस तरीके से इसको याद करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, ओजोन जिसका फॉर्मूला होता है O3, इसकी खोज कब की गई थी? तो 1839 1839 में।
किसके द्वारा की गई थी? तो क्रिश्चियन फ्रेडरिक श्योनबान के द्वारा ओजोन की खोज की गई थी। ये समताप मंडल में पाया जाता है और ये जो है वो ओजोन जो है वो हानिकारक यूवी किरणों से हमारी रक्षा करता है। नेक्स्ट है बरगद के पेड़ का, सारे मिक्स क्वेश्चन आप देखोगे, हर टॉपिक कुछ साइंस के हैं, कुछ हिस्ट्री, कुछ ज्योग्राफी, तो इस तरीके से क्वेश्चंस हैं। बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम जो है वो फिकस बेंगालेंसिस है। फिकस है, ये फ लिखा हुआ है, फिकस बेंगालेंसिस। तुलसी का जो रासायनिक नाम है वो ओसियम टेनुइफ्लोम है, ओसियम टेनुइफ्लोम। पीपल का रासायनिक नाम जो है वो फाइकस रेलिजियोसा है और नीम का रासायनिक नाम जो है वो आजादरचटा इंडिका है। तो ये याद रखेंगे, रासायनिक नाम पूछे जाते हैं जब साइंस वाला सेक्शन आता है। तो टाइफाइड जो है वो सल्मोनेला टाइफी से होता है और टाइफाइड से रिलेटेड जो टेस्ट है वो विडाल परीक्षण, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है विडाल परीक्षण किस बीमारी से संबंधित है? तो टाइफाइड से संबंधित है। चलते हैं हम, लास्ट के 1-2 क्वेश्चन बचे हैं। किस पौधे में पानी और अन्य पदार्थों के संचालन के लिए विशेष उत्तक होता है? तो मर्सीलिया जो है वो, जो कि टेरिडोफाइटा के अंतर्गत होता है, इसमें पानी और अन्य पदार्थों के संचालन के लिए विशेष उत्तक होता है। नेक्स्ट और लास्ट है आज का, मच्छर के जीवन चक्र की 4 अवस्था क्या क्या होती है? तो मच्छर के जीवन चक्र की 4 अवस्था होती है, अंडा, लार्वा, कोशस्थ कीट और पूर्णक। हिंदी में थोड़ा टफ हो जाएगा तो इसको इंग्लिश में देख लेंगे, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट 1 यही खत्म होता है। याद रखना सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो आखिरी तक जिद पर अड़े रहते हैं। तो फिर मिलते हैं एक और धमाकेदार सेट के साथ, तब तक रिवीजन जारी रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। Thank you everyone. All the best.